आज हम लोग कक्षा 9 का 5वां पाठ भूगोल में पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि पाठ का जो अपना नाम है वो है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। अभी इससे पहले हम लोगों ने 4 पाठ पढ़ लिया है, ये 5वां पाठ है। अगर आपने 4 पाठ का वीडियो नहीं देखा है, 1, 2, 3, 4 पाठ, तो आप उसको प्ले स्टोर पर दिया हुआ है, देख लीजिए, तभी ये पाठ आपको समझ में आएगा। तो ये पाठ जो है पूरा प्राकृतिक वनस्पति के बारे में दिया गया है इस पाठ में, और बताया गया है कि भारत में जो है कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो जैसा कि पहला ही स्टेंजा यहाँ पे दिया गया है, देखिएगा कि पहला पैराग्राफ जो अपना दिया हुआ है उसमें बताया गया है कि क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष या झाड़ी, घास तथा पक्षियों को देखा है। ये प्रश्न पूछ रहे हैं। आगे कह रहे हैं क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं। भारत एक विशाल देश है। वास्तव में दोस्तों भारत बहुत बड़ा देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। जैसे कि भारत जब बहुत बड़ा है तो वहाँ पे आप अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के वनस्पति आदि जो है सोच सकते हैं कि जो है पूरे भूभाग में न जाने कौन कौन से प्रकार के जीव रहते होंगे, न जाने कितने प्रकार के जो है वनस्पति रहती होंगी। आगे कहते हैं कि हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता, हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12, ये याद रखना आपको कि 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। पूरे दुनिया में 12 जैव विविधताएँ हैं, जिनमें से भारत भी एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर आता है। ये चीज़ आपको याद रखना कि भारत में लगभग 47,000 विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की जाति वाले पौधे पाए जाते हैं, और इसी कारण यह जो है देश विश्व में 10वें स्थान पे आता है। अगर विश्व में देखा जाए कि पेड़ पौधों के मामले में भारत कितने नंबर पे है, तो ये है 10वें नंबर पे। अगर बात किया जाए कि एशिया में कितने नंबर पे है, तो एशिया के देशों में ये 4थे स्थान पर है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। आगे कहता है कि भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं। फूल के पौधे अपने भारत में कितने हज़ार हैं, तो लगभग ये 15,000 हो जाता है, ठीक, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। अगर दुनिया में जितने फूल के पौधे हैं उतना भारत के पास 6% है, तो ये भी आपको याद रखना है। और आगे कह रहे हैं कि इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, जिसको एल्गी कहा जाता है, कवक भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताज़े तथा समुद्री पानी की पाई जाती हैं। अब समुद्र में भी और ताज़े पानी में भी लगभग 90,000 जाति की जानवर जो है और तथा मछली इस देश में पाई जाती हैं। आगे कहा गया है कि प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। जो प्राकृतिक वनस्पति दोस्तों होती है उसको मानव नहीं बोता है, बल्कि वो स्वयं से उग जाती है। इसे अक्षत या वनस्पति कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति ये सब नहीं है। जो बाग बगीचा लगाया जाता है ये सब बागान तो वनस्पति हैं, लेकिन ये प्राकृतिक वनस्पति में नहीं आती, क्योंकि इसको मानव स्वयं बोता है, काटता है, तो इसलिए ये उसमें नहीं आएगा। आगे बताया गया है कि क्या आप जानते हैं कि वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो देश का है उसे देशज, और जो बाहर से पौधा आया उसको क्या कहेंगे, विदेशज कहा जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे बताया गया है कि वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवर के विषय में बतलाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भारत है यहाँ पे वनस्पति के प्रकार कितने हैं, तो हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, जिसमें से पहला जो है वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे दूसरा है हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दोस्तों जो सदाबहार वन है और पर्णपाती वन है, इसमें ये अंतर होता है कि सदाबहार हमेशा सदाबहार रहते हैं, हमेशा हरियाली होती है, लेकिन पर्णपाती वन में कभी कभी उसके पेड़ के पौधे के जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं, इसीलिए इसे पतझड़ जो है कहा गया है। तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ी। अब कुछ हमारे यहाँ ऐसे भी वन है, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो ये उष्ण लिखा हुआ यहाँ है मतलब थोड़ा सा गर्मी वाला क्षेत्र, ठीक है, गर्म क्षेत्र। कटिबंधीय माने वो क्षेत्र होता है, कटीले वन तथा झाड़ी। अब इसमें कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ पे प्रदेश हैं या राज्य हैं जहाँ पे कटीले प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसमें कांटा होते हैं, जब फूल हो गया, नागफन्नी हो गया, झरबेला हो गया, ये सब झाड़ी उसी में आ जाते हैं, बाँस वगैरह। आगे है पर्वतीय वन,
चौथा हमारा कौन सा हो जाएगा, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन जो है कौन सा होता है, जो पहाड़ों पे या पर्वतों पे पेड़ पौधा उगता है उसी को हम लोग पर्वतीय वन कहते हैं। पाँचवा है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कौन सा होता है, तो मैंग्रोव वन दोस्तों हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में है, जो नदी या मुहाना जहाँ डेल्टा उल्टा रहता है, समुद्र में नदियाँ जाकर मिलती हैं, वहीं पर मैंग्रोव वन होता है। तो पहला सदाबहार वन दोस्तों ये आपको केरल के साइड मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में मिलेगा। ये पर्वतीय वन जो बीच का भारत का एरिया पठारी क्षेत्र वहाँ मिलेगा। उष्णकटिबंधीय कटीले वन झाड़ी ये जो है आपको राजस्थान वाले एरिया में मिलेगा। पर्वतीय जो है आपका जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य में मिलेगा। मैंग्रोव वन जो है पश्चिम बंगाल में मिलेगा। अब इस पाँचों को हम लोग थोड़ा एक एक करके देख लेते हैं। ठीक, अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। कौन सा हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इस वाले पॉइंट को हम लोग देखते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को। ठीक, अब देखो पहला ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इसी को सदाबहार वन कहा जाता है। आगे है कि ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र यानी लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग, तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। यह उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क यानी कि सूखा ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष जो है 60 मीटर लंबा होता है। 60 मीटर बोले तो कम से कम 180 फुट, 180 फुट तक यहाँ पे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएँ उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई तरह स्तर के देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ऊंचाई में कई स्तर के वृक्ष देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं, इसीलिए इसे सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक, इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस यानी एबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना है। इन वृक्षों का नाम याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये इससे प्रश्न बनता भी है और बना भी है। तो इनको ये याद रखना है आपको कि जो सदाबहार वन है इसमें कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं। तो वृक्ष अबनूस यानी एबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। आगे अपना ये आ जाता है भारत का मैप कि यहाँ पर कौन कौन से वन जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए और समझा दे रहे हैं हम आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा मैप में समझाया गया है कि जो ये एकदम ग्रीन कलर का है, यहाँ है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब ये कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला क्षेत्र है और यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो ये थोड़ा सा भाग गोवा, कर्नाटक, केरल का भाग है। यहाँ पे तमिलनाडु में भी पाया जाता है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी पाया जाता है और ये वाला पूरा क्षेत्र जो है हरा ही है। यानी कि इसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड ये सब क्षेत्र जो है पूरा अपना कौन सा सदाबहारी वन वाला है। ठीक, आगे अपना देखिए थोड़ा सा कम नीला जो है यह है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। माने जो ये वाला भाग आप लोग देख रहे हैं ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। तो ये बहुत सारे राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार हुआ, सब जगह फैले हुए हैं। आप लोग अपने आसपास देखते होंगे कि बहुत सारे पेड़ पौधे जो है फरवरी से मार्च अप्रैल में पूरे अपने पत्ते गिरा देते हैं, उन्हीं को पर्णपाती वन कहा जाता है। जबकि आम को आप देखिएगा उसके पत्ते नहीं गिरते हैं, वो सदाबहार वन में आता है। आगे हमारा जो है तीसरा वाला देखिए थोड़ा येलो कलर का है, इसे पर्वतीय वन कहते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पर्वतीय वन है, यहाँ पे पर्वतीय वन है, ये पूरा पर्वतीय वन है। ठीक, जो कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ये सब राज्य आते हैं। उससे थोड़ा कम नीचे देखिएगा येलो कलर में ये आता है मैंग्रोव वन। अब मैंग्रोव वन कहाँ है, ये है मैंग्रोव वन, यहाँ पे है। माने तमिलनाडु का भी मैंग्रोव वन है और यहीं पे जस्ट यहाँ देखिएगा आप लोग उड़ीसा में भी है और ये है पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। ठीक, सबसे नीचे है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, तो ये कम येलो है, ये वाला क्षेत्र है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग अंडमान निकोबार में भी देख लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो हमारा कहता है कि इन वनों में सामान्य रूप से जो है पाए जाते हैं, ये वन समान रूप से पाए जाते हैं और जाने वाले जानवर यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण हैं। यहाँ पे ये जानवर पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये सदाबहार वन का ऊंचाई वाला क्षेत्र है कि इतना ऊंचाई लोग हैं, तो 60 मीटर तक ये अधिकतम ऊंचे हो सकते हैं ये वन। आगे हम लोग देखते हैं। अब हमारा आ जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। हम लोगों ने कौन सा पढ़ लिया है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन। अब हम लोग इस पैराग्राफ में पढ़ने जा रहे हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये दूसरा वन है हमारा। ठीक, ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हैं। सबसे ज़्यादा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा वन फैला है, तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसूनी वन जब मतलब बारिश होता है तो ये हरे भरे हो जाते हैं। ये वन क्षेत्र में विस्तृत हैं, ये काफ़ी जो है विस्तृत क्षेत्र में है। ये वन कहाँ पे उगते हैं, तो जहाँ 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहीं पे ये वन होते हैं। इस प्रकार के वन में वृक्ष जो है शुष्क माने गर्मी और ग्रीष्म माने तो गर्मी हो ही गया, गर्मी वाला काल,
ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्ती गिरा देते हैं। मानिए जब गर्मी होता है तो 6 से 8 सप्ताह माने लगभग 1 से 1.5 से 2 महीना तक ये पत्ता अपना गिराए रहते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वन में विभाजित किया जाता है। अगर जल उपलब्ध है तो आर्द्र और नहीं जल है तो इनको जो है शुष्क कह दिया जाएगा। इससे इसमें जो है आर्द्र नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भाग में, अब पूर्वी भाग में कहाँ पे, तो जो अपना नागालैंड वगैरह का एरिया है वहाँ पे, उत्तरी पूर्वी राज्यों में और उत्तर पूर्वी में भी, जैसे हिमाचल प्रदेश, गिरिपथ प्रदेशों में यानी हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति, जो ऐसे वन होते हैं पर्णपाती वन माने जो होते हैं जो पत्ता छोड़ देते हैं, उसमें सागौन मुख्य है। बाँस, साल, शीशम ऐसे वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर में प्रायः शेर, सिंह और शेर और साथ ही सुअर, हिरण, हाथी है। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन से वन में? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। अब हमारा आ जाता है तीसरा वन। तीसरा वन कौन सा है? तो हमारे पास जो तीसरा वन है वो है कटीले वन तथा झाड़ी। ये सब भारत में तीसरे नंबर का वन है। ठीक, तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो जो ये है वो कटीले वन तथा झाड़ी, यहाँ पे क्या होता है कि जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होता है, ठीक, जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ी पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। उत्तर पश्चिम बोले तो उत्तर पश्चिम जैसे पंजाब वाला एरिया हो गया, राजस्थान वाला एरिया हो गया, वहाँ पे गुजरात में, जिसमें गुजरात और राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। आकाशिया, खजूर और पाम, यूफोर्बिया तथा नागफनी या कैक्टाइस यह यहाँ की मुख्य पादप प्रजाति हैं। ठीक, यहाँ पे यही पेड़ पौधे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं और इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियाँ प्रायः छोटी होती हैं जिनसे वसीकरण कम होने से कम हो सकते हैं। जिनका वसीकरण जो है, जब पत्ती छोटा होता है वसीकरण कम होता है। और वाष्पीकरण होता क्या है? तो वाष्पीकरण जो प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे से जल निकलता है उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है। शुष्क भागों में झाड़ी और कटीले पादप पाए जाते हैं। जहाँ मतलब सूखा एरिया होता है वहीं पे झाड़ी और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कटीले वन तथा झाड़ियाँ। ये इमेज आपको दिख रहा होगा, इसमें देख लीजिएगा। यहाँ पे नागफनी है, बबूल है, यही सब जो है झाड़ियाँ वगैरह लगे हुए हैं। ये रेगिस्तान वाले एरिया में ज़्यादा होते हैं। यहाँ के जो मेन जानवर हैं वो कौन कौन से हैं? तो इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गदहा, घोड़े तथा ऊँट पाए जाते हैं। ऊँट वाला चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पे ऊँट मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक, अब हम लोग चौथा जो हमारा है वो है पर्वतीय वन। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पर्वतीय वन को। ठीक है, तो पर्वतीय वन जो है, पर्वतीय वन पर्वत क्षेत्रों में तापमान की कमी, पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है? तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेश से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भाग में ऊंचाई के साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण माने नमी और शीत भरा होता है कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। ये दो वृक्ष जो है पर्वतीय क्षेत्रों में काफ़ी फेमस हैं दोस्तों, इसलिए आपको इसको याद रखना है। ठीक है, एक है ओक और दूसरा है चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। और 1500 से लेकर के ये 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वन, कौन से हो जाएंगे? शंकुधारी वन पाया जाता है। यहाँ पे ये आप पौधे देख सकते हैं पर्वतीय वन के, ऐसे कुछ वृक्ष वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे कहते हैं कि वृक्ष जैसे यहाँ कौन कौन सी वृक्ष पाई जाएगी? तो जो पर्वतीय वन है यहाँ पे चीड़ जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। चीड़ पाए जाते हैं, पाइन जिसको कहा जाता है, देवदार पाए जाते हैं, सिल्वर फर पाया जाता है, स्प्रूस पाया जाता है, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिणी और उत्तरी पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं और प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। अल्पाइन वनस्पति वहाँ की मुख्य है, वही स्थान इसका घेर लेती है। सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि पर्वतीय जो पर्वत वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे कौन कौन सी ज़्यादा वन पाए जाते हैं? तो सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च आदि इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुँचते हैं इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप में के बाद वे अल्पाइन घास के मैदान में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसे घुमक्कड़ जाति द्वारा पशुचरण के लिए किया जाता है। जब ये झाड़ी बन जाते हैं तो जो यहाँ पे जनजाति रहती है वो अपने जो है जैसे गुज्जर हो गए, बकरवाल हो गए, ये सब अपने भेड़ बकरियों को चराने का काम यहाँ झाड़ी में कर लेते हैं। तो झाड़ी द्वारा पशुचरण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में जो है मांस, लीचन, घास, टुंड्रा वनस्पति का एक
एक जो है भाग है। आगे हम लोग देखते हैं, इन वनों में प्रायः जो है कश्मीरी महामृग और चितरा, हिरण, जंगली भेड़ और खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। तो ये जो यहाँ पे आप लोगों ने ये इतना पॉइंट देखा है, ये पर्वतीय वन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तब भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, और अगर आप शिक्षक हैं तो आपके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आगे हम लोग देखते हैं मैंग्रोव वन। ये जो है हमारा 5वां वन है मैंग्रोव वन। यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं, माने समुद्र वाले एरिया पे, जहाँ समुद्री एरिया होते हैं वहाँ पे जो है काम आता है। यह वनस्पति तटीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है और घने मैंग्रोव एक प्रकार की, ये आप देख सकते हैं, ये मैंग्रोव वन है, यहाँ नीचे समुद्र है और समुद्र के जस्ट ऊपर जो है वृक्ष लगे हुए हैं, इनकी जो है जड़ें जा करके पानी में डूबी हुई हैं। ठीक है, यह है मैंग्रोव वन। आगे हम लोग देखते हैं, इनकी जो वनस्पति हैं जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती है, और ये कहाँ कहाँ पे हैं, तो गंगा नदी, कहाँ पे हो जाएगा, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और साथ ही कौन सी नदी में आएगा, ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, प्योटा एवं एंगोर के बीज भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। अब जो सुंदरबन डेल्टा है दोस्तों, ये भी पश्चिम बंगाल में है, और वैसी जंगल में जो है रॉयल बंगाल टाइगर भी रहता है, और ये वहाँ का फेमस जानवर है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगल में मिलते हैं। कौन से जंगल में, मैंग्रोव वन में। ठीक है, तो ये भी विशेष ध्यान दीजिएगा। आओ विचार करें। अब आगे कहा गया है कि यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाएं, माने विलुप्त हो जाएं, क्या मनुष्य उन अवस्थाओं में जीवित रह पाएगा? आप बताना है। ठीक है, जैव विविधता क्यों अनिवार्य है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है, पूछा जा रहा है, तो इस पर जरूर विशेष ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे कह रहा है वन्य प्राणी। अब वन्य प्राणी क्या होता है, तो वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। जैसे भारत में 5 प्रकार की वन पाए जाते हैं, ऐसे भारत में जीवधारी भी कई हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। यह जीवों की लगभग भारत में लगभग 90,000 प्रजाति मिलती है। देश में लगभग 2000 से अधिक, अब 2000 से अधिक जो है क्या पाया जाता है, पक्षी की प्रजाति पाई जाती है। भारत देश में 2000 से अधिक पक्षी की प्रजाति पाई जाती है, जिनमें से आपको बताया गया है कि यह जो है कुल विश्व का 13% है। दुनिया में जितने पक्षी पाए जाते हैं उनमें से 13% पक्षी भारत में ही पाए जाते हैं। यहाँ मछलियों की जो है 2546 प्रजाति पाई जाती है। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा कि मछली की प्रजाति कितनी है, पक्षियों की प्रजाति कितनी है। तो जो मछली है वो है 2546 प्रजाति यहाँ पे पाई जाती हैं, जो कि विश्व का लगभग कितना प्रतिशत, 12% हो जाता है। पक्षियों के मामले में 13%, मछली के मामले में 12% है। भारत में विश्व के 5 से 6% तक उभयचरी और सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। ये चीज़ आपके लिए विशेष हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि स्तनधारी जानवर में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। स्तनधारी में जो हाथी है, ये हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये कहाँ पाई जाती हैं, तो असम में, कर्नाटक में, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। ये एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल, असम के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊँट रहते हैं। ऊँट रहता है जो है कहाँ पे, मरुस्थल में, और जो जंगली गधा ये कहाँ पे, गुजरात में रहता है। भारतीय भैंसा, नील गाय, चौसिंघा, छोटा मृग, गैजल तथा विभिन्न प्रजाति वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। आगे है, यह बंदरों की अनेक प्रजाति पाई जाती हैं। भारत में बंदर की भी अनेक प्रजाति पाई जाती है। बाकी आप तो देखते ही हैं कि भारत में बंदर को भी पूजा जाता है। हनुमान जी स्वयं बंदर जी थे। क्या आप जानते हैं कि भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया? दोस्तों ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा इसको, कि भारत जो है जीव सुरक्षा अधिनियम कब लगाया, 1972 में लागू किया गया। अब हम लोग औषधि के बारे में थोड़ा सा नीचे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो कह रहा है कि भारत जो है प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटी, मसालों और किसको, जड़ी बूटी, मसालों तथा जड़ी बूटी के लिए विख्यात है। भारत किसके लिए विख्यात था, तो भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात था। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादप माने पौधे का वर्णन है, और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आ रहे हैं। जो 2000 उसमें लिखा गया कि 2000 ये जो दवाई के काम आएगा, उनमें से 500 तो निरंतर प्रयोग में आ रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की माने पौधों की गणना की है, जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादप को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं। पहला है
सर्पगंधा, ये सब आप लोगों ने नाम सुना होगा। सर्पगंधा का उपयोग क्यों होता है? तो यह रक्तचाप माने ब्लड प्रेशर के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही यह पाया जाता है। तो ये चीज़ बहुत विशेष है कि जो सर्पगंधा है ये सिर्फ भारत में उगता है और ये कौन से काम में आता है? तो रक्तचाप के उपयोग में आता है। आगे है जामुन। पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जामुन का, आप लोगों ने जामुन खाया भी होगा, जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक और इसमें पाचन शक्ति के गुण हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह यानी डायबिटीज़, किसी को अगर शुगर है तो रोग में सहायता करता है। कौन सा? जामुन। आगे है अर्जुन। अर्जुन वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा। कह रहे हैं ताज़े पत्तों का निकला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है और रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। आगे है बबूल का पेड़। बबूल जो है इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक हैं और इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए जो है बबूल का उपयोग होता है। जो इसमें गाद निकलता है दोस्तों, उसको जो है शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए खाया जाता है। आगे है नीम। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। नीम को जो है कई दवाइयों में उपयोग किया जाता है। आगे है तुलसी पादप। तुलसी पादप क्या है? तो जुखाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। आगे है कचनार। अब कचनार जो है दोस्तों ये फोड़ा यानी अल्सर व दमा रोग के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और काली पाचन शक्ति में सहायता करती है, तो ये भी याद रखना है आपको। अब हम लोग देख लेते हैं आगे। यहाँ पे कहा गया है कि आप अपने क्षेत्र के औषधीय पादप की पहचान करो और कौन से पौधे औषधि के लिए प्रयोग होते हैं और उस स्थान के लोगों को कौन सी बीमारी, उस स्थान के लोग उनका कौन सी बीमारियों के लिए प्रयोग करते हैं, ये आपको लिखना है। ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति तंत्र में मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या यह संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का निरंतर होता जा रहा विनाश रोका जा सकता है? ये आपको बताना है। ठीक। आगे कहते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा, आपको ये जो इमेज दिख रहा है जंगल का, ये बताना है। कह रहे हैं क्या आप इस चित्र देख करके क्या आप चित्र देख कर बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का वन है? इस चित्र में आप कितने प्रकार के वृक्षों को पहचान सकते हैं? अपने क्षेत्र में जाने वाली वनस्पति तथा इस वनस्पति में आप किस प्रकार की समानता पाते हैं? आगे हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। ये आपके लिए बहुत विशेष है। ठीक है, कि भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास जो है जहाँ वो रहते हैं स्थल गुजरात में गिर जंगल है। कौन सा जंगल? गिर जंगल, जहाँ पे शेर रहते हैं। ठीक। बाघ जो है मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। तेंदुआ जो बाघ होता है वो भी बिल्ली जाति के समूह में आता है। यह शिकारी जानवर में मुख्य है। शिकारी जानवर में ये मुख्य होता है। आगे है कि हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो हिमालय में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंडी होती है, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं और गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है, याक जो है गुच्छेदार सींगों वाला जीव है, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंघा, भारल और नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं, तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगल में पाए जाते हैं। तो एशियाई शेर कहाँ पे पाया जाता है? सिर्फ गिर जंगल। गिर जंगल कहाँ है? गुजरात में। नदियों, झीलों तथा समुद्र क्षेत्र में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल जो है मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। तो 2 बात आपको यहीं पे क्लियर हो जानी चाहिए कि पूरे दुनिया में बाघ और शेर कहाँ पाया जाता है? तो सिर्फ भारत में। अगर घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक प्रतिनिधि है जो कि कहाँ पाया जाता है? तो केवल भारत में। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। जैसा कि पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजाति हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं, माने ठंडी वाले भागों में पाए जाते हैं। हमने आपने फसलें जैव विविधता पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों के नीचे से हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग किया है, पौधों का प्रयोग कर लिया और उनका चुनाव किया। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए गए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इससे मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। ठीक, इससे मांस अंडे प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों और फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं। हानिकारक कीटों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं और प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है। तो इस चीज़ को भी हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। आगे अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है।
अगर उनका इतना ही योगदान है तो हम लोग क्या करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे। तो उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पादप और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। ज़्यादा जब मनुष्य पेड़ पौधों को नष्ट कर देगा, जीव जंतु को मार के खा जाएगा, तो पारिस्थितिक तंत्र जो है क्या हो जाएगा, असंतुलित हो गया। लगभग 1300 पादप माने 1300 पौधे प्रजाति जो है संकट में हैं तथा 20 प्रजाति विनष्ट हो चुकी हैं। काफ़ी पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना और रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा विनाश के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जैसे पहला तो उन्होंने यह सरकार ने व्यवस्था किया कि देश में 18 जीव मंडल निश्चय यानी आरक्षित क्षेत्र जहाँ पे कोई शिकार नहीं कर सकता स्थापित किए गए हैं। आगे है, इनमें से 12 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेट, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचानक कमर, अमरकंटक, अगस्त्यमलाई, कंचनजुंगा और पन्ना की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की जाती है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि कौन कौन सा जो है तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। यहाँ देखिए, पहला तो ये समझ लीजिए कि जहाँ जहाँ रेड है गोला खींचा हुआ है ये सब वन्य प्राणी अभय वन है। ठीक, जो पक्षी अभय वन है वहाँ पे स्टार छपा है। जहाँ नेशनल पार्क है वहाँ त्रिभुज छपा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दाचीग्राम क्या हो जाएगा, नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, दुधवर नेशनल पार्क है। यहाँ पे देखेंगे केवलादेव घाना ये नेशनल पार्क है। रणथंभौर नेशनल पार्क, शिवापुरी नेशनल पार्क। यहाँ पे देखिए मानस नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क है। ठीक, यहाँ पे देखिए सिमलीपाल ये भी अपना नेशनल पार्क है। यहाँ पे कान्हा तबोबा ये दोनों भी नेशनल पार्क है। यहाँ पे गुंडी तो ये भी नेशनल पार्क हो जाएगा। यहाँ पे बांदीपुरी ये भी नेशनल पार्क है। यहाँ पे गिर है ये नेशनल पार्क है। अब दूसरा जो है अपना स्टार वाला, स्टार में देखिएगा रंगुडीतू और यहाँ पे बेंथनतंग ये दोनों जो है अपने क्या हैं, पक्षी अभयारण्य हैं। आगे है वन्य प्राणी, तो जितने बाकी बच जाते हैं दोस्तों ये सब किस में हो जाएंगे, वन्य प्राणी में हो जाएंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं तो कुछ न्यूज़ की कटिंग है जहाँ पे दिखाया गया है कि कौन कौन सी संकट जो है अभी भी है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा जो सरकार द्वारा दूसरा व्यवस्था किया गया है वो क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। तीसरा, शेर संरक्षण, गैरा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजना बनाई गई है। आगे है चौथा नंबर, भारत क्या कर रहा है, देश क्या कर रहा है इस संरक्षण के लिए, इनको बचाने के लिए। तो 106 नेशनल पार्क, 573 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। आगे कहता है कि हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझाना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविश्वास तत्काल समाप्त कर दिया जाए। आगे हम लोग इसी पैराग्राफ में देख लेते हैं कि ये जो 18 जीव मंडल निश्चय हैं ये कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा, सिमलीपाल, कच्छ, मन्नार की खाड़ी, दिहांग दिबंग, ठंडा रेगिस्तान, नीलगिरी, डिब्रू सैकोवा, शेष अचलम। आगे है नंदा देवी, अगस्त्यमलाई, पन्ना, नाकरेक, कंचनजंगा, ग्रेट निकोबार, पंचमढ़ी, मानस और अमरकंटक। तो ये जो है 18 निश्चय हैं, ये भी आप लोग को ध्यान देना है। आगे हम लोग देख लेते हैं, कह रहा है प्रवासी पक्षी। अब प्रवासी पक्षी क्या होते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरिया कहाँ पे है तो ये जो है रूस के उत्तर में है। रूस देश है, रसिया, वहाँ से ये पक्षी आते हैं उड़ करके अपने देश में। शारद बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का मनपसंद स्थान कच्छ का रण है जो कि गुजरात में है। जिस स्थान पर मरुभूमि माने रेगिस्तान समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कालंगी वाली फ्लेमिंगो हज़ारों की संख्या में आती हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उसमें घोंसले बनाती हैं और बच्चों को पालती। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्य में से यह भी एक है। क्या यह हमारी कीमती धरोहर नहीं है दोस्तों। हज़ारों किलोमीटर से उड़ करके पक्षी जो है आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमें भी अपने वन्यजीव को जो है संरक्षण देना चाहिए, इनको बचाना चाहिए, जो है पर्यावरण का ज़्यादा नुकसान नहीं करना चाहिए। अब हमारा जो है इस पुस्तक का जो इस पाठ का जो है प्रश्न है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपको बताना है कि रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है, आप लोग बताइएगा। तो ये अपना जो रबड़ है ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक, आगे सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जो सिनकोना के वृक्ष हैं ये 100 सेंटीमीटर से वर्षा वाले में पाए जाएंगे। लिखा है सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है। तो उड़ीसा में हो जाएगा। भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चय में शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो मन्नार की खाड़ी ये हो जाएगा। ठीक, सही। आगे है उत्तर, इसका लिखना है आप सभी को। तो भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है ये बताना है। जीव मंडल निश्चय से क्या अभिप्राय है कोई 2 उदाहरण दीजिए।
कोई दो अन्य प्राणियों के नाम बताइए जो उष्णकटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं। वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत क्या है? सदाबहार और पर्णपाती वन क्या है? भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पति के नाम बताइए। अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दीजिए। भारत में बहुत संख्या में जीव तथा पादप प्रजाति संकटग्रस्त हैं, उदाहरण सहित कारण बताइए। भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है? ये आपको बताना है। कुछ यहाँ पे मानचित्र के प्रश्न है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? ये आपको बताना है। मैप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ? ये बताना है। सबसे ज़्यादा तो यही है। दो जीवमंडल नीचे भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भागों से, ये बताना है। बाकी आप लोग ये वाला देख ही सकते हैं, परियोजना कार्य। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। और ये जो है कक्षा 9 का NCERT से 5वां पार्ट है। 6ठा पार्ट जल्द ही आ जाएगा। इसको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और कक्षा 10 का भी भूगोल बहुत जल्द ही यूट्यूब पे आ जाएगा। धन्यवाद।